सर जी आप है? हेलो। हेलो। हाँ सर जी, सर जी। हाँ, पता नहीं म्यूट हो गया था अपने। हम्म, हाँ तो हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरे अधिकार पर चल रही है। चारित्र मोहिनी का हम लोग स्वरूप समझ रहे थे। चारित्र मोहिनी में हम लोगों ने क्रोध का उदय होने पर जीव की कैसी अवस्था होती है, मान का उदय होने पर कैसी अवस्था होती है, माया का होने पर कैसी अवस्था होती है। तो माया की चर्चा होनी थी हमारी, थोड़ी सी चर्चा की भी थी हमने लास्ट टाइम। तो सामान्यतः ये कंसेप्ट है लोगों का कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हम यदि छल कपट मायाचारी करते हैं तो उससे हमारा काम बनेगा। लेकिन यहाँ पंडित जी ने बार बार एक ही बात कही है कि thus the desire of the wishing of ill of others is caused due to the anger passion, but its harm depends on destiny। भाई क्रोध से किसी का बुरा करना चाहे, लेकिन बुरा होना तो भवितव्य के अधीन है ना। तो इसी तरह से कोई महान बनने की किसी की इच्छा हो, लोग ऐसा सोचें कि the owing of the pride passion, the desire to establish one's own superiority arises, but achieving superiority depends on destiny। ये भाग्य पर डिपेंड करता है कि भाई वो सुपीरियोरिटी मतलब मान उसका स्थापित होता है कि नहीं होता है। मान का हमने पढ़ा था किस प्रकार से जब मान कषाय का उदय तीव्र होता है, तब ये नाना प्रकार से अनेक छलों के द्वारा अपनी मान की सिद्धि करवाना चाहता है। अनेक छल करता है अपने धनादिक को जोड़ने हेतु, स्वर्ण आभूषण महल आदि को जोड़ने हेतु उनको ठगने की अनेक अवस्थाएं करता है, और जैसे तैसे फिर अपनी सिद्धि करना चाहता है। ये हम लोगों ने माया के उदय का पढ़ा कि माया का माया से इष्ट सिद्धि तो करना चाहता है, किंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। लास्ट हमारी कषाय पे डिस्कस होना था, लोभ कषाय पे। तो चारों कषाय हैं, चारों कषायों का पंडित जी ने एक एक का इंडिविजुअली उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस कषाय का उदय होने पर कैसी अवस्था होती है। तो पढ़ते हैं हम लोग। ये लोभ कषाय का हमको पढ़ना था, पेज नंबर 55 है। एंड ऑन द राइज ऑफ द ग्रेट ग्रीड पैशन बिलीविंग अदर्स। प्रेरित जी पढ़िए। ये मुझे दिख नहीं रहा है स्क्रीन। अच्छा कुंजन जी, ग्रेट स्क्रीन अच्छा दिख रही, मुझे तो दिख रही है। फिर से शेयर कीजिए, ग्रेट मुझे दिख रही है। it might take time to load for you maybe on rise of greed passion. या मुझे स्क्रीन शेयरिंग दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? ठीक कोई है, बात नहीं। मैं पढ़ता हूँ। हाँ प्रेरित पढ़िए अगेन, पढ़िए। या मैं पढ़ता हूँ। I don't know, maybe Prerit, you might have to log out and come back in or something. I don't know. नेट प्रॉब्लम On मे बी देयर। right, वो कभी कभी लोड होने में डिले होता है, but I don't think it takes that long. On rise of greed passion, पढ़। believing other objects to be beneficial, he desires to obtain them. The avarice of clothes, ornaments, wealth, and grains, etc., inanimate objects, is induced, and avarice of wife, sons, etc., animate objects is induced. Further, believing some particular modification to be beneficial to self or to other animate, inanimate objects, he wants to change them into that form or modification. Thus, owing to greed passion, the desire of obtaining beneficial objects is induced,
but obtaining beneficial objects depends on destiny. यहाँ भी देखिए उन्होंने वही बात कहा है. Thus, owing to greed passion, the desire of obtaining beneficial object is induced, but obtaining beneficial object depends on destiny. जब इसको जब इस जीव को लोभ कषाय का उदय होता है ना, तो लोभ एक प्रकार का नहीं होता है. और हम लोगों ने 10 लक्षण की पूजन में पढ़ा भी है, लोभ पाप का बाप बखाना. सारे जो पापों की जड़ लोभ ही तो है. लोभ को पापों का बाप कहा जाता है, मतलब कि वो लोभ सर्वोपरि कषाय कराने में it's just having an important role in all types of kashayas. तो लोभ का उदय होने पर क्या होता है कि ये जिन जिन पदार्थों को ऐसा मानता है कि he desire to obtain them, and he thinks that these objects may be beneficial for me, so he is having an ardent desire to obtain them, and by hook or by crook he just wants to obtain. अब उसमें काफी सारी चीजें आ सकती हैं उसमें. स्त्री पुत्र चेतन अचेत चेतन हो गए, फिर मकान जमीन जायदाद धन सोना चांदी ये अचेतन हो गए. जैसे एक सोना अपन बोलते ना, तो भारत में सोने से बहुत प्रेम है लोगों को. गोल्ड जो है ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है. यहाँ यहाँ की ऐसी समझ लो मिट्टी में है गोल्ड. तो इसलिए भारत वर्ल्ड में गोल्ड का प्रोड्यूसर भी बहुत बड़ा है और इम्पोर्टर भी सबसे बड़ा है. तो लोगों को यहाँ गोल्ड का बहुत शौक रहता है. आप देखेंगे यहाँ बड़ी बड़ी ब्रांड्स खुल रहे हैं गोल्ड के, ज्वेलरी के, सोने के. इवन यहाँ सराफा है इंदौर में. इंदौर में नहीं, इवन सब जगह जहाँ भी जाएंगे आप, बॉम्बे में जाएंगे, जवेरी में जाए, सब सब लोग ये सराफा वाले बिजी रहते हैं. वो बहुत भीड़ रहती है उनके. तो लोगों को गोल्ड इकट्ठा करने का शौक कह सकते हैं, लोभ कह सकते हैं, वॉट एवर वी वांट टू से. तो मैं तो कई लोगों को जानता हूँ वो एकदम जैसे तैसे करके किसी भी प्राइस हो बस गोल्ड खरीदना हो. फिजिकल गोल्ड खरीदें, डिजिटल गोल्ड खरीदें, कैसा भी खरीदें. तो लोभ हुआ ना, उसको गोल्ड का लोभ हुआ है. तो पूरे सौरभ जी, भारतीयों को गोल्ड. एक, हाँ हाँ. एक प्रश्न है यहाँ पे. हम्म. जैसे ये तो गोल्ड का लोभ हो गया, परंतु जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी वो जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या और चीजों और इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी हाँ, जो हमारी जरूरत है वो नॉर्मल है, वो तो हम करते ही है. बट वहां पे भी लोभ के वश हो ही सकता है ना, कि जैसे बहुत ज्यादा लोभ हो तो अनैतिक हिंसक चीजों में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है. तो वो भी एक प्रकार से ज्यादा लोभ का ही परिणाम हो ना, कि हम इतना इतना लोभ हो जाता है कि हम कंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए. हाँ 100% बिल्कुल लोभ का परिणाम है वो तो 100%. भाई कोई सी मतलब अपन एक सिंपल टर्म वी कैन से दैट asset क्लास का लोभ होता है. सो asset classes there may be many asset classes, gold, stocks, bond, etc. तो ये नई asset class है, लेकिन हो ही सकता है ना. भाई गोल्ड का ज्यादा लोभ भी हानिकारक होता है, क्योंकि गोल्ड कोई ऐसे तो प्रोड्यूस होता नहीं है. जमीन खोदते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रोसेस में जीवों की हिंसा होती है. तो वो लोभ तो हर प्रकार का. तो यहाँ तो पंडित जी कह रहे हैं कि भैया इस लोभ से सब पीड़ित हैं. अच्छा, किसी को गोल्ड का लोभ नहीं हो तो किसी का मान का लोभ भी हो सकता है. मान का लोभ भी एक लोभ है. तो जैसे कोई पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है. ही इज हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी. तो पॉलिटिक्स में क्या पावर जो रहता है ना, उस पावर से उनको मान मिलता है. तो दैट दैट जस्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. तो वो पॉलिटिशियन उसके लिए कुछ भी कर जाता है. भाई मुझे तो बस वो पद चाहिए. फिर राजा श्रेणिक थे, तो एक रूप का लोभ भी होता है. तो रूप का लोभ, जैसे राजा श्रेणिक रूप के लोभी थे. तो जो चेलना थी, राजा श्रेणिक बौद्ध थे. अब रानी चेलना के रूप रंग पे बड़े मोहित हो गए वो. और इतने मोहित हुए कि उनने तरीका देखा कि भाई इनको कैसे सेट किया जा सकता है, रानी चेलना को कैसे मनाया जा सकता है इनको. क्योंकि उनका तो नियम था, मैं जैन लड़के से शादी करूंगी, वो सज्जन होना चाहिए, इतने नियमों का पालन करना होगा. तो इनने फिर छद्म वेश बनाया जैन का. और रानी चेलना उससे प्रभावित हो गई और फिर उनसे शादी हो गई. बाद में पता चला कि साहब ये तो ऐसा है. तो अब वो ये तो इथिकल
समय था, तो वो छोड़ तो सकती नहीं थी कि भैया अब हो गई तो तुमने धोखा दिया, ठीक है भैया तुम अपना पालो, मैं तो जैन धर्म नहीं छोड़ूंगी, आपको मंजूर हो तो बोलो। तो राजा सैनिक ने कहा हाँ हाँ, मत छोड़ो ना, तुम बौद्ध, मैं बौद्ध धर्म पालन करता हूँ, तुम जैन धर्म पालन करो, कोई इशू नहीं। फिर बाद में वो तो राजा सैनिक जैन बने, अब तो तीर्थंकर बनने वाले हैं। लेकिन रूप का लोभ ही तो था ना, जो उनने छल करके ही तो रानी उनसे राजकुमारी चेलना से शादी करी ना भाई, सीधा सीधा बोलते बहुत धूम है, और भाई तुम्हारा रूप मुझे अच्छा लगा। तो रूप के लोभी भी होते हैं, सोने के लोभी हो गए, लोभ किसी प्रकार का भी हो सकता है ना शरद कि। शरद जी, यहाँ पे ल- लोग को कैसे, मतलब जैसे अभी कोई कुछ लोगों को इंटरेस्ट कमाने के लिए पैसे डालते हैं या मनी बढ़ाने का बात है, तो हम उसे लोग, मतलब वो मनी को री इन्वेस्ट करना, मतलब यहाँ पे जैसे कैसे जो कुछ तो बोहरी मुस्लिम होते हैं वो तो ऐसे मानते हैं कि आप इंटरेस्ट कमा ही नहीं सकते हो, और वो मनी मतलब ऐसा है, तो हम जैन कैसे उसे माने कि ये लोभ है, और इसे डिस्टिंक्शन कैसे किया जा सकता है? नहीं नहीं, देखिए उनका कंसेप्ट अलग है, वो उनका इंटरेस्ट के पीछे कंसेप्ट अलग है। और पहले पहले हम भी इंटरेस्ट को अनऑर्गेनाइज वे में था ना, पहले तो अपन भी बोलते थे राइट। कि भाई इंटरेस्ट अनऑर्गेनाइज वे में लेना तो बड़ा अनइथिकल है। जैसे कि पहले साहूकारी प्रथा थी भारत में, तो उसमें क्या होता था कि 2% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, 3% इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो हर साल 100 रुपए पे 36 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। तो ऐसा बोलते थे कि कर्जा पिताजी लेते थे और उनकी 3 पीढ़ियां भी कर्जा नहीं चुका पाती थी, तो वो अनइथिकल था वो इंटरेस्ट तो। लेकिन अभी तो ऑर्गेनाइज्ड है ना, पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसमें इंटरेस्ट का लोभ वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। यहाँ तो पंडित जी कह रहे हैं कि वो जब इसको तृष्णा होती है ना, तो ये पाप करने से नहीं चूकता, ये कुछ भी करता है उसके लिए, पाप करता है, छल करता है, माया करता है, विभिन्न प्रकार के काम करता है। तो अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सब लोग लोभ से रहित हो जाएंगे। हम सब ये सब पढ़ने के बाद भी हमारे जीवन में जितना क्रोध का पार्ट रहेगा, अनंतानुबंधी संबंधी वो रहेगा, मान रहेगा, माया रहेगी, लोभ रहेगा, वो तो रहेगा। लेकिन इस राइट। स्वाध्याय को करने से उनमें कहीं ना कहीं मंदता भी आती है ना, कि भाई हमें जैसे महिलाएं होती, माताएं बहनें हैं, तो अ, महिलाओं के जो शारीरिक सौंदर्य है वो तो अच्छे कपड़े पहने तो अच्छी लगती हैं। तो अपन वेस्टर्न ड्रेस को छोड़ दो, अगर भारतीय परिधान की बात करें, तो भारतीय परिधान पूरे संसार में एक सबसे सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ साड़ी पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, है ना, चोटी गूंथते हैं, फिर ज्वेलरी का तो आपको पता ही है, भारत में महिलाएं जो है उसे स्त्री धन कहा जाता है भारत में, कि स्त्री धन जो है वो ज्वेलरी जो है, तो वो उस पर केवल महिला का ही अधिकार होता है भारत में। उसका पति भी उससे उसकी बिना परमिशन के ज्वेलरी न बेच सकता है, ना ले सकता है। तो बढ़िया लगती है वो उसमें। लेकिन अब आप भाई, कोई माता बहन साड़ी पहनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके लिए वो चंदेरी साड़ी आती है, जैसे मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, चंदेरी का रहने वाला हूँ, तो वो साड़ियाँ बनती हैं वहाँ, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस साड़ियाँ, महंगी मिलती हैं, 50,000 से लेके 2 लाख 3 लाख तक की साड़ियाँ मिलती हैं। तो जो 2-2.5 लाख की साड़ी होती है, तो मैं पूछता हूँ कि भाई ऐसा क्या है इसमें, तो बोलते प्योर रेशम की है। तो फिर मैंने उनसे पूछा भाई इसकी प्रोसेस क्या है, ये तो आजकल अपन उसमें भी देखते हैं, यूट्यूब पे काफी जगह वीडियो आई है। तो बोलते हैं कि 5,000 6,000 से ज्यादा कीड़े मरते हैं, तब जाके एक साड़ी बनती है, इसलिए हम इसको 2-2.5 लाख की बेचते हैं। और वो जो जितनी महंगी साड़ी होगी उसमें 5,000 से भी ज्यादा, 10,000 15,000 तक कीड़े मारे जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो सूत बोलते हैं, उसको धागा बोलते हैं, वो बहुत फाइन क्वालिटी का होता है। तो ये लोभ हो गया ना, अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए 6,000 10,000 15,000 जीवों की हिंसा करके एक साड़ी का निर्माण करना, वो वो लोभ उस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ तो पंडित जी कह रहे हैं कि जब इसका लोभ का भयानक उदय होता है, तीव्र उदय होता है ना, चारित्र मोहिनी उदय में क्या होता है, चारित्र मोहिनी उदय में, चारित्र मोहिनी का जब उदय होता है, तो जैसे राम को चारित्र मोहिनी का उदय था ना, तो वो अपने भाई को की जो देह विलय है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे वो। अ, बलराम का भी ऐसे ही था। तो ऐसे ही ये चारित्र मोहिनी का जब तीव्र उदय होता है ना, या उदय होता है, तीव्र उदय होता है, तो इस प्रकार से इसकी क्रोध की इच्छा होती है, मान की इच्छा होती है, माया की होती है, लोभ की होती है।
हम सब में से यदि मैं बात कहूँ तो हम में से तो कोई ऐसा किसी का तीव्र हृदय का भाव नहीं है कि हम लोग कोई चमड़े की फैक्ट्री खोल लें और फिर चमड़े की फैक्ट्री खोल के भी कुछ भी हो, मैं तो पैसा कमा के रहूंगा और रोज आपकी फैक्ट्री में 100 200 300 पशु कट रहे हैं और आप बोलो मैं थोड़ी काट रहा हूँ। वो तो जैसे मैं एक ग्रुप का नाम भूल गया, वो जैन का ग्रुप है, होटल की चेन है एक, है ना। तो उनके प्रमोटर से पूछा कि भैया आप इस होटल चेन के प्रमोटर हैं और 7 स्टार होटल्स हैं आपकी, तो इसमें तो नॉन वेज भी परोसते होंगे आप प्राणियों को वध करके उनको लोगों को परोसते हैं, खिलाते हैं। नहीं नहीं, ये मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, ये तो स्टाफ कर रहा है। अरे तो भाई किसकी किसके ऑफिस में कर रहा है, किसके होटल में कर रहा है? आपके उसमें कर रहा है ना, आपकी परमिशन से कर रहा है। तो अल्टीमेट तो आपकी भी उसमें इन्वॉल्व है ही ना आप। तो वो उन्होंने नहीं किया, बंद अभी उनकी चीज चल रही है वो। ऐसे कोई तो हर कोठारी बंधु भी हैं, उनका कोई बूचड़ खाना है आगरा में। मैंने तो कोई पत्रिका में पढ़ा था, मैं मिला नहीं, मैंने तो पढ़ा था कि भाई ऐसा कोई किसी का है बूचड़ खाना। हाँ, सौरभ सर जी कि वो एक ग्रुप ही है ना जो आरएमडी वाले, वो भी तो अगर वो भी पहले वही हाँ, गुटखा गुटखे गुटखा का काम है ना उनका। हाँ, हाँ, वो उनका सौरभ उनका जी दिमाग। हम्म। डायरेक्टली तो हम ये सब में नहीं करते, परंतु अगर एक हिसाब से देखा जाए तो हम इन सब में इन्वॉल्व है। कैसे मैं ऐसा मुझे ऐसा समझ में आता है कि जैसे आजकल क्या होता है, हम लोग कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हमको हमारी वेल्थ है बढ़ानी है। जो हमारे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर कोई भी फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो एक्स्ट्रा पैसे है उसको इन्वेस्ट करेंगे। अब आजकल इन्वेस्टमेंट के क्या माध्यम बचे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं तो क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे भारत में देख लो या अमेरिका में भी या ऑल ओवर वर्ल्ड म्यूचुअल फंड्स काफी पॉपुलर है। अब म्यूचुअल फंड्स का मेकअप देखा जाए तो फंडामेंटली कुछ परसेंट फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, फूड इंडस्ट्री, कंज्यूमर सिक्लिकल, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटरी, रिटेल, ये सब रहता ही रहता है। और इन सब में नॉन वेज का, जैसे फार्मास्यूटिकल में नॉन वेज का, फूड कंपनीज में नॉन वेज का, कंज्यूमर रिटेल में नॉन वेज का, कार कंपनीज में देख लो उसमें नॉन नॉन वेज और लेदर का एक्सपोजर रहता ही है। तो हम ये अगर लिमिट कर ले यार, अरे चलो उसमें तो यहाँ 2% है, 3% है, उतना ही है, चल जाएगा, तो भी हम वो उतना पार्शली तो डाल रहे हैं ना। और ये ऐसी बात हुई कि जैसे हम नॉनवेज खाने के वक्त हम ऐसा नहीं सोचते कि इतना पार्शियल 1% चल जाएगा नॉनवेज, बट इन्वेस्ट करते वक्त हम 2-3% चला लेते हैं, या 3%, 10%, जो भी हो, कभी वो भी नहीं देखते। तो ये इन्वॉल्वमेंट हो ही गया ना अपना। हाँ हाँ, अब आरंभी उद्योगी हिंसा है, तो वो अब ये अपने विवेक पे डिपेंड करता है। जैसे अपन ने बोला कि भाई कुछ ना कुछ रहेगा, तो ठीक है नहीं नहीं ऐसी सौरभ जी, स्कीम। ये तो आरंभी में नहीं आएगा, ये उद्योग में भी नहीं आएगा, ये तो संकल्प में ही आएगा ना, क्योंकि हाँ हाँ, उद्योगी में उद्योग में ऐसे उद्योग संकल्प नहीं हिंसा कहे। होगी। भाई और जैसे उद्योग हो गया ना, वो नॉनवेज तो में हम, उद्योग में संकल्प हिंसा होगी। हाँ, क्योंकि नॉनवेज में हम ऐसा नहीं सोचते कि 1% नॉनवेज चल जाएगा जब खाते हैं, पर इन्वेस्टमेंट में जब अगर हम इसमें करते हैं वो म्यूचुअल फंड्स में, तो अगर ये ऐसा सोचते हैं हम कि नहीं 1-2% तो चल जाएगा, तो फिर वो तो नॉनवेज खाने जैसी बात हो गई कि 1% चल जाता है ऐसा। हाँ, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसी कैटेगरीज भी हैं जिनमें ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं रहता। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो वो कैटेगरी में केवल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के वो रहते हैं। तो उसमें अब उसमें अपन डीप में जाएंगे तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं वो भी मिलेगा, बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे। तो उसमें अपन भी डायरेक्ट का कर सकते भी, जहाँ डायरेक्ट कहीं ऐसा हो रहा हो तो हम उसमें नहीं करेंगे। बाकी हाँ, वो ऐसा है तो उसमें कि अगर उसमें नॉन वेज के शेयर्स हैं तो बिल्कुल बराबर वो उस लोभ में कैटेगरी में आएगा। वो ऐसा नहीं कि उससे बच नहीं सकते, वो उस कैटेगरी में आएगा। वो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो अपना, हाँ, केवल शेयर नहीं क्योंकि है कोई, मेरे को। जितने जितने भी मैंने देखे आजकल यूएस में हो या इंडिया में, जैसे सन आदित्य बिरला, सन सारे भी जितने जितने, तो उन सभी में ये कंपाउंड तो रहता ही है। तो डायरेक्टली हम उसमें तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते अगर हमें क्लीन रहना है इन सब से। तो सेक्टर स्पेसिफिक में जाएंगे, टेक्नोलॉजी सेक्टर का है या फिर सिर्फ
जैसे आपने बताया बैंकिंग सेक्टर का या और कोई सेक्टर का है, तो ठीक है, हम अवॉइड कर सकते हैं उसमें, वरना तो हाँ, तो ये उसमें जाना चाहिए ना, फार्मास्यूटिकल हेल्थ उसमें भी केयर। कोई बुराई नहीं है। वो तो नॉर्मल नॉर्मल क्या होता है, इन्वेस्टर स्ट्रेस नहीं झेल पाता है, इसलिए उसको लोग बोलते हैं कि अवॉइड करो भाई सेक्टर या थीमेटिक। बाकी अगर ऐसा बनाना है तो ये तो बहुत सारे फंड अवेलेबल हैं भी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है उसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग आएगा, बैंकिंग में बैंकिंग आएगा, आईटी में आईटी आएगा, तो उसके उपाय भी हैं। सोने का भी, जैसे सोना भी आप देखेंगे हिंसा से तो लोग बहुत सोने इकट्ठे करने के शौकीन रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सब जगह हिंसा तो इन्वॉल्व है, उसको अवॉइड करना चाहिए। एकदम पॉइंट आपका वैलिड है, सही है कि वो तो अवॉइड करना चाहिए। और विचारणीय है वो, बिंदु विचारणीय है वो। सौरभ जी, और यहाँ पे और एक चीज आती है, जैसे गोल्ड माइनिंग जब होती है तब बहुत सारा मतलब चाइल्ड लेबर और वैसा, गोल्ड से ज्यादा डायमंड में तो ऐसे ही बोलते हैं कि डायमंड में जब माइनिंग होती है तब तो मतलब साउथ अफ्रीका के यहाँ पे जो पहले होती थी, या फिर और कुछ चीजें जो बनती है, तो आई थिंक उसमें भी एक ऐसा है कि आप डिस्टिंक्शन बना लो कि इसमें करना अगेन एथिकल है कि नहीं है। तो वो वो भी एथिकल वो भी माइंस का सर्टिफिकेट भी होता है आजकल, जो माइंस कंपनीज होती है ना, दे पब्लिश कि दे आर डूइंग इट बाय एथिकल। जैसे डायमंड में भी होता है, गोल्ड में भी होता है कुछ जगह। हम्म। अरे उसमें उसमें फिर वो जमीन तो खोद ही रहे ना, गहरी गहरी, कितनी गहरी तक जमीन खोदते हैं। फिर खेती भी लोग करते हैं, तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि करो जी आप तो वहाँ खेत खरीद लो, खेती खेती कराओ और देखो वहां सस्ती जमीन मिल रही। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं करा रहा खेती। हाँ, कुछ जैनी है जो इनका आजीविका ही खेती की है, तो उनके लिए शाप का चार में कहा है कि भाई आप खेती में तो बहुत हिंसा होती है, तो आप उसकी लिमिट बांधो खेती की, कि भाई हम एक साल के केवल 100-200 बोरे गेहूं पैदा करेंगे और हम दूसरा कोई व्यापार ढूंढते रहेंगे साथ साथ में। तो एक ये सब टाइप्स ऑफ लोभ है, मतलब ऐसे देखें तो कितना रिड्यूस सर कर जी, मगर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। खेती को अगर हम हिंसा कहेंगे तो हम हम्म। ऐसा, क्योंकि ऋषभ देव भगवान ने ही खेती को बताया था ना, जब वो राज्य अवस्था में थे, तो अशी मशी कृषि, वो सब सबका विधान उन्होंने ही बताया था। तो हम कैसे उनको हाँ उसको बराबर है। खेती को, और अगर खेती को हिंसा कहेंगे तो हम जिसकी डिमांड कर रहे हैं तो हम भी उसी हिंसा के भागी है ना, क्योंकि हम वही डिमांड कर रहे हैं। और खेती के बिना तो चलेगा नहीं का। नहीं नहीं, खेती करें लेकिन लिमिट की बात है ना भाई। वैसे तो भाई अपने जैनी खेती नहीं करते, लेकिन एक लिमिट में करें उसको, क्योंकि नहीं नहीं, खेती में ऐसा हिंसा कैसे? तो अगर ऋषभ देव भगवान ने विधान किया है कृषि का, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जैनी खेती नहीं करते? सौरभ जी, मैंने नहीं, तो तो ऐसा उसमें तो पढ़ा है। आप ऐसे लगाएंगे तो 80 मतलब तलवारबाजी होती है, ये तो युद्ध में जाना हाँ। हो गया। 80 मसीह कृषि, मसीह मतलब ये लेखन हो गया। तो अब उसमें तो बहुत सारे लोग अकाउंटिंग में गड़बड़ी करते हैं, तो बोले गड़बड़ी कर रहे, तो ये तो उनके द्वारा स्वीकृत है, हम कर रहे हैं नहीं, तो तो हमने एथिकल तो किया। अकाउंटिंग भी होती है ना, एथिकल अकाउंटिंग भी होती है ना, ऐसा थोड़ा है कि अकाउंटिंग मैं भी तो खेती के अनएथिकली ऐसे ही बोल होती रहा है। हूँ, एथिकल खेती का ही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, कि भाई मगर उसमें आप, एथिक्स एथिक्स क्या होते हैं कि आपके पास अगर 100-200 एकड़ जमीन है तो आप करे जाओ। तो उन्होंने कहा भाई आपका दूसरा भी धंधा है और जरूरत नहीं है तो मत करो उतनी आप खेती। अच्छा रही कि भाई दूसरे तो कर रहे हैं दूध, तो भाई ऐसे तो सारे व्यापार की हिंसा का भार अपने माथे तो हम नहीं ले सकते ना, अपनी अपनी हिंसा का माथे का भार सब लोग लें। और किसको कितना अपनी शक्ति के अनुसार कितना पार्ट निभाना है वो निभाए बराबर से। सरोज, मगर ऐसा कहीं लिखा हो शास्त्रों में कि लिखा खेती है, मैं बता दूंगा को, ये, मैं जो पढ़ा है वही बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ कि खेती की लिमिट का बताया है, मैं बता दूंगा आपको, वो तो पढ़ा है मैंने खेती की हाँ, लिमिट का। सौरभ सौरभ जी, मैंने इस तरह से पढ़ा है, इंस्टेड ऑफ ऐसे कि पहले तो बिजनेस करो, ठीक है, उसमें जिसमें हिंसा ना हो, फिर खेती, और फिर किसके अंडर जॉब करो। मतलब खेती को उसको सेकेंड लेवल पे लिया गया कि खेती करना मतलब खुद के लिए करना, और मतलब किसके अंडर काम करने से तो बेटर ही है जैसे जॉब कर रहे हैं हम। तो हाँ, भृत्य कर्म बोलते हैं इसको, भृत्य कर्म। चूंकि पहले भृत्य कर्म का एक अलग मैटर था, आजकल तो इक्वल टू ऑनर ही होते हैं जो मतलब आजकल तो स्टाफ की जगह को वर्कर बोलने लगे कि भाई मैं भी उस हाँ। कंपनी में वर्कर हूँ और हमारे साथी जो है वो को वर्कर है। तो आज का माहौल वैसा नहीं रहा कि वो भृत्य पहले अलग होते थे। तो हमारे यहाँ भृत्य कर्म जो है वो मनाही ही है, लेकिन वो उस समय की है कि जब नौकर मतलब एक असेट टाइप में ट्रीट होते थे। अभी तो वैसा सीन चेंज हो गया ना, अभी तो एथिक्स है कि आप किसी एम्प्लॉय को आप वर्ड से भी हिरास नहीं कर सकते, ओवरलोड काम नहीं दे सकते। किसी फीमेल एम्प्लॉय है तो उसे आप रात को 8 बजे के बाद रोक नहीं सकते, अगर रोकते हैं तो फिर आपको उनको छोड़ने जाना पड़ेगा।
ऐसे बहुत सारे रूल हैं। और अभी तो आपके यहाँ तो शेयर्स भी देते हैं, हर साल ईसोप देते हैं आपके यहाँ तो वो उन्हें होल्डिंग भी दी तो इट्स अ काइंड ऑफ ओनरशिप हो गई। तो भृत्यकर्म मना है, लेकिन अभी थोड़ा सा चीन चीन सीन चेंज हुआ है। वो एम्प्लॉय भी हैं, ओनर भी हैं, दोनों चीजें हैं। तो ये जो यहाँ लोभ की हमारी बात चल रही है, ये तो इष्ट की उसको वो बेनिफिशियल मानता है, तो उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ लगाता है वो, जैसे तैसे करके उसको उसकी प्राप्ति करनी है। सौरभ जी, मुझे नहीं लग रहा है कि खेती का निषेध किया गया है किसी व्रति के नहीं, लिए निषेध नहीं, मैं कोई। ये बोल रहा हूँ, हाँ, सुनिए, खेती करे एक लिमिट का बताया है। नहीं वो लिमिट भी, खेती वो करने में व्रति लिमिट भी शायद व्रति के लिए बताया गया हो सकता है। अव्रति के लिए ऐसी लिमिट बताई गई हो, ऐसा विधान अगर हो तो वो देखना पड़ेगा कि अव्रती व्यक्ति के लिए। क्योंकि वैसे तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस करो, उसमें भी इतनी बेंस है, तो आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी लिमिट करो, घर बनाने में या कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस की भी लिमिट करो, क्योंकि वहां पे भी सेम सिमिलर हिंसा है। आप जो भी करेंगे वो कंस्ट्रक्शन हिंसा में, कंस्ट्रक्शन में भी। तो खेती को सिंगल बराबर आउट है। किया जा रहा है ऐसा लग रहा है यहाँ पे। वैसे तो सबको लिमिट में ही रहना चाहिए धंधे पानी करने में। और खेती नहीं का है मगर तो मैंने ऐसा पढ़ा था। आचार्यों का विधान है क्या? आचार्यों का विधान है या किसी पंडित जी का विधान है? हाँ, मैंने पढ़ा था, जो पढ़ा था ना वही मुझे ध्यान है, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी मैं निकाल लूंगा कहाँ पढ़ा था, अभी रिसर्च कर रहा था मैं ना, उस समय रिसर्च के दौरान पढ़ने में आया था। नहीं नहीं, मगर तो आपको याद है वो पंडित जी, किसी पंडित जी का विधान था या किसी आचार्यों अब वो का मुझे विधान था? देखना पड़ेगा, वो तो मैं हाँ, अभी जब क्योंकि मेरी पीएचडी रिसर्च चल रत्नकरण रही थी उस समय। श्रावकाचार्य, मैं बताता हूँ आपको, मैंने जो पढ़ा है वो हम्म। रत्नकरण श्रावकाचार्य का जो ये पंडित सदा सुखलाल कासलीवाल जी ने जो टीका लिखी है ना, जो अभी हम्म। 150-200 साल पहले जो लिखी है, उनमें हम्म। उन्होंने खुद बहुत अपना सारा इंटरप्रिटेशन ऐड किया है जो मूल टीका में है ही नहीं कहीं पे भी। वो मैंने पहले भी कुछ रेफरेंसेस शेयर किए थे और जगह पे। बट जो रत्नाकरण श्रावकाचार्य की मूल टीका है जो बहुत पहले की लिखी हुई है, 1000 साल पहले लिखी गई है, वहां पे ऐसे 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 उल्लेख नहीं मिलते। तो मैंने कासलीवाल जी की टीका में पढ़ा है, उन्होंने खुद अपने इंटरप्रिटेशन तो लिखा है, मगर वो आचार्यों का मत नहीं है वहां पे जो कासलीवाल जी ने लिखा है वो। हाँ एटलीस्ट तो ये मुझे तो ऐसा मैं, पढ़ने में आया है, मैं गलत हाँ हो मैंने सकता हूँ। सेकेंडरी सोर्स से पढ़ा होगा, तो अभी मैं बता रहा हाँ हूँ ना, ये संबंधी मुझे अभी रिसर्च के दौरान पढ़ने में आया था। हाँ, क्योंकि तो क्या फिर हो मैंने जाएगा, उसको, हम ऐसा मानेंगे ना तो ऋषभदेव भगवान को ही कथन को हम विरोधाभास कर देंगे। ऋषभदेव भगवान ने बताया कि आप असी मसी कृषि वाणिज्य करके आप अपना निर्वहन करो, और हम बोल रहे हैं कि कृषि में बहुत हिंसा है। मगर हमको डिफेंस में, हम बोल रहे हैं कि डिफेंस में तो इट्स ओके राइट, जैन्स तो जा सकते हैं ना, अभिनंदन वर्तमान भी अपने गए थे डिफेंस में, तो डिफेंस में जा सकते हैं। तो कृषि को हम क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? और कंस्ट्रक्शन बिजनेस, फार्मास्यूटिकल, ये सब भी है इतना सारा। बराबर है, हो सकता है उसमें पढ़ा हो, मैंने सेकेंडरी सोर्स से कहीं पढ़ा हो, है ना। हाँ, और उसमें देख लेंगे भी, कहाँ कोई आचार्य ने कहा हो, उनने कहा वो हो तो टिका उनके मेरे वो टिका भाई बहुत हाईली मिसलीडिंग है सौरभ जी। वो जो टिका है ना सदा कासलीवाल जी ने सुखदास, हाँ लिखी है। वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि हाँ उसमें भाई उनने लिखा है, किसी और ने भी लिखा है। लेकिन हाँ, मेरा भी रिसर्च के दौरान कोई सेकेंडरी रेफरेंस पढ़ने में आया था, बहुत सारी चीजें पढ़ने में आई, तो दिमाग में वो चीज रह गई, तो फिर वो मैंने आपको बताया। सौरभ जी, मैं तो इसको अलग तरीके से ऐसे लेता हूँ कि जब जैन करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली मिनिमाइज करके करेंगे। जैसे अभी कोई अ, जैसे भी ट्री प्लांट भी उगाना हो, या हम तो हिंसा देख के कौन सा प्लांट उगाएंगे और क्या करेंगे, मतलब वो मतलब एग्रीकल्चर भी करेंगे तो खुद मिनिमाइज करके वो हिंसा को कम करेंगे, या कि जाके दूसरे करेंगे तो पानी का भी बहाव या यूज भी, और वो इतना हिंसा बढ़ जाएगा। तो मुझे मुझे भी वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है। सो जस्ट अब अगेन, वो एक नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट जहाँ की होती ना, उतना तो लगेगा ही ना, उसको कहाँ अवॉइड गुंजन, करेंगे। हाँ, वो नहीं हो सकता, कुछ कुछ लेवल नहीं पे नहीं नहीं आप नहीं, मैं नहीं उस हो तरह से नहीं सकता। कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक जैन करे और अजैन करे और दोनों में एग्रीकल्चर भी हाँ, करे फर्क तो क्या वो आ सकता है जो कि जैन ऐसा सावधानी सोच सकता है। सावधानी जो बढ़ती जाएगी वो जैन तो ज्यादा ही बरतेगा। हाँ, कहाँ कहाँ हो सकता है ये कि जैन या ऐसा सोच सकता है कि मैं बिना पेस्टिसाइड्स की खेती करूँ, ऐसा सोच सकता है जैन। राइट, राइट। शायद नॉन जैन ऐसा नहीं सोचे कि अरे यार क्या फर्क पड़ता है, कर लो। तो ये हो सकता है, ऐसे ऐसे और चीज हो सेम सकता है, बट सेम टाइम काउज और वो लोग को अगर अगर वो ज्यादा वो इट में भी मशीनाइज करके कर ले, और जो मतलब इनडायरेक्टली हिंसा भी कम करके कैसे भी कर सकते हैं, मतलब वो भी एक हाँ वो सोच कर सकते हैं, सकते हैं ना, राइट। पेस्टिसाइड्स का जो प्रेरित जी ने पॉइंट उठाया सही है कि भाई वो सोचे मैं पेस्टिसाइड यूज नहीं करूंगा, मैं तो ऑर्गेनिक खेती करूंगा जिसमें
जो जीव ऐसे नहीं मरते हैं। तम्बाकू का पानी यूज करते हैं ना, उसमें नीम का पानी है, तो वो यूज करते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स की जगह। तो वो सौरभ हो जी, यहाँ सकता पे है एक बहुत लिमिट। सिंपल एग्जांपल ये है, जैसे हमारे यहाँ लॉन काटने वाले आते हैं, तो मैं तो उनको देता ही नहीं हूँ। द रीजन इज, मैं खुद करके देखता हूँ कहाँ जीव है, कहाँ। अभी लॉन तो काटना ही है, देर इज नो ऑप्शन, वो करना नहीं है, वो तो रॉन्ग ही है कि करना पड़ रहा है, बट नहीं करना का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि होम एसोसिएशन का रूल है। पर मैं खुद करने की ट्राई करता हूँ कि जब पेड़ पे कोई बर्ड्स हो या कोई आजू बाजू जीव हो, तो मैं देख के थोड़ा ध्यान रख के करने की ट्राई करता हूँ। बट मैं किसको और को दे दूं तो उनकी, मतलब वो मैक्सिकन होते हैं नॉर्मली, वो फटाफट करने के लिए, टाइम के लिए करके चले जाते हैं। सो अगेन, जस्ट आई एम सेइंग देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन करना कि नहीं करना, बट डिस्टिंक्शन ये भी है कि कौन करे। तो जैन करे तो बहुत डिफरेंस हो जाए। हाँ, अपने विवेक पे डिपेंड करता है, वो सही है बोली बात। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, वो बराबर है। तो इस तरह से लोभ की हमारी जो चर्चा चली, बढ़िया चर्चा चली इसमें। और जो खेती की बात आई वो अपन देखेंगे भाई। आपने कहा कि स्टाफ का चार्जी में कहा है, तो हो सकता है मैंने वहां से पढ़ा हो, क्योंकि अभी पिछले 3 साल में काफी चीजें पढ़ने में आई। तो फिर मैं अभी 1 डेढ़ महीने मैंने वो दिमाग से बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी, क्योंकि बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई थी थीसिस के लिए। तो उसमें ही पढ़ा हो या फिर कोई सेकेंडरी सोर्स पढ़ा हो, किसी की किताब में पढ़ा हो, तो वैसा था। क्योंकि अहिंसा का मेरा विवेचन आया ना इसमें, मेरी थीसिस में, तो अहिंसा अहिंसा में मैंने वो मेंशन किया था। तो इसमें लोभ की बात जो बात कर रहे हाँ, हैं, तो क्योंकि सौरभ जी इसमें एक हम्म, और चीज मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे ना कि खेती में बहुत हिंसा होती है, तो इनएविटेबली ये क्वेश्चन जाएगा, अच्छा खेती से ज्यादा तो आप मिलिट्री मैन बने, अगर आप आर्मी में गए, या फिर कि वहाँ वहां पे ज्यादा हिंसा हो, वहां पे तो मनुष्य की आपको हिंसा करनी पड़ रही है डायरेक्टली, तो ये कहा जाएगा। और फिर वहां पे फिर ये प्रश्न हो जाएगा, अच्छा तो मिलिट्री का तो विधान है ही है, हमारे यहाँ जो व्रती तक, जो प्रतिमाधारी व्रती होते थे, वहां तक उनके युद्ध में जाने का विधान भी अपने को शास्त्रों में मिलता है, कि वो लोग भी जब युद्ध की बात आती थी तो युद्ध तक लड़ लेते थे। तो फिर ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छा वो हम मान रहे हैं उनको, तो फिर ये किसान को ही क्यों अलग कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ये हाँ नहीं विरोधाभास आ नहीं, अपन जाएगा। तेज जी कोई अलग नहीं कर रहे, अपन जस्ट हाँ, डिस्कस कर रहे थे, अलग नहीं कर रहे हाँ। भाई अपने। भाई जिसकी जो आजीविका है वो तो खेती करेगा ना, वो बोलेगा भाई मैं क्या करूंगा, हमारे तो पूर्वजों ने यही दिया है हमें। हाँ, इतना जरूर नहीं है नहीं, कि वो भाई तो करेगा, फिर क्या मैं हो रहा है, जैन हूँ तो काफी मैं ऐसे भाई प्रोफेशन है पेस्टिसाइड ना। यूज नहीं करूंगा। हाँ, अनएथिकल जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो नहीं करूंगा मैं। वो हाँ, हाँ, काफी सारी चीजें हो सकती हैं वो उसमें, और हाँ। नहीं, करते भी हैं। मतलब मेरी मेरी कंसर्न क्या है सौरभ जी, ये हम्म, खेती को लोगों ने वो क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियोटाइप कर दिया जैन लोगों ने, कि ये खेती बहुत हिंसा वाला प्रोफेशन है, ऐसा बोल के। और मैंने सिर्फ अपने यहाँ एक जगह पे नहीं, बहुत जगह पे ऐसे कुछ लोगों के ऐसे स्टेटमेंट सुने हैं। तो उससे क्या होता है, समाज के एक वर्ग में यही मान्यता फैल जाती है कि अच्छा ये खेती बहुत हिंसक प्रोफेशन है, ऐसा करके। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हर एक प्रोफेशन में हिंसक और अहिंसक, एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है। तो हम हर एक प्रोफेशन को बोल सकते हैं हाँ, उसमें से अनएथिकल हिंसक चीजें आप हटा के अहिंसक हो और करो, पर पूरा प्रोफेशन ही वो अहिंसक हिंसक हो, ऐसा मानना थोड़ा ज्यादा लग रहा है। बस बराबर इतना। है पूरा। एकदम प्रोहिबिटेड तो नहीं है, ये पक्की बात है। लेकिन हम लोग अधिकतर सॉफ्ट स्किल में रहते हैं, जैन लोग हैं ना अपन, तो शारीरिक श्रम की जगह हम लोग, हमारे जो व्यवसाय होता है ना, वो आप देखेंगे वो तो सॉफ्ट स्किल। आजकल ना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो तो क्षत्रिय थे, तो जो चाणक्य थे वो तो बड़े महान महान पॉलिटिशियन, और वो वैसे थे रहे। तो वो तो वो युद्ध वुद्ध सब लड़ने जाते थे। तो वो तो आजकल का, अब का सिनेरियो ऐसा हो गया है कि सिर्फ वो वणिक लोग या वैश्य लोग ही जैन रहे हैं अब, और जो वर्ण है और वर्ण के लोग अब जैन नहीं रहे हैं। तो वो आजकल की स्थिति है, बट पहले तो ऐसा नहीं था ना। इवन चामुंड राय, अपने चामुंड राय थे जिन्होंने श्रवण बेलगोला का निर्माण करवाया, तो वो भी एक तो सेनापति थे। हाँ, तो उस समय उस कोई सारी प्रजा थोड़ी लड़ती थी, ठीक है। राजा जो थे, राजा क्षत्रिय थे, जैन भी थे वो। मैं तो तो अभी अभी 200 साल का, 300 साल का देता हूँ, जैसे हाँ हाँ, मैं भी दो महाराणा सौ तीन प्रताप, सौ साल महाराणा तो प्रताप के हम्म, भामाशाह थे, जो भामाशाह, तो हम्म। भामाशाह ने ना तो सिर्फ पैसे दिए, वो राणा प्रताप के साथ भामाशाह और उनके भाई दोनों युद्ध में लड़े थे, तलवार के साथ लड़े थे। हाँ हाँ, तो वो अपने अपने भाई, जिसको जो प्रोफेशन अच्छा लगता है तो वो कर रहे हैं ना। वो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब लोग खेती करने लगे, ये भी नहीं है सॉफ्ट स्किल में सब लोग चले गए। अभी भी मेरे कई लोग हैं जो खेती करते हैं,
करते हैं। अब जैसे मैंने मैंने मना किया भाई मुझे नहीं जमेगी, मैं नहीं करूंगा, मेरा दूसरा काम है। अब लेकिन कई लोगों के, मेरे मिलने वालों की अजीब का है, तो वो कहते हैं हमारे पास सौरभ जी 400 एकड़ के खेत है, लेकिन हम 400 एकड़ पे नहीं करते, हम मात्र 50 एकड़ पे करते हैं। तो उनने बांध रखा है भाई, वो करते हैं, वो छोड़ भी नहीं सकते। वो कहते साहब हम नहीं छोड़ सकते खेती, हमारी तो मेन व्यवसाय यही है हमारा, हम 4-5 भाई हैं, हम सब मिलके यही काम करते हैं। फिर कभी और कुछ कम लगता है तो हम थोड़ी सी जमीन बेच देते हैं, तो हमारी पूर्ति हो जाती है उससे। और अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं उसमें। हाँ, वो पेस्टिसाइड्स की जो अभी बात आई थी, तो वो उसको फॉलो करते हैं। तो अलग अलग काल में अलग अलग प्रोफेशन को प्रायोरिटी करके लिया जाता रहा है। एक टाइम ऐसा होगा कि भी जैनी लोग क्षत्रिय उसमें कर्म में ज्यादा चले गए हों, एक टाइम ऐसा रहा हो कि जब अपने वैश्य कर्म में ज्यादा चले गए हों। तो अभी वैश्य कर्म ज्यादा आ गया समझ लो इस समय। और खेती करने वाले कम लोग मिलते हैं, जैन कम लोग, नहीं नहीं कम सौरभ जैन। जी, पहले तो ऐसा था कि चारों वर्णों में जैन थे, चारों वर्णों में जैन थे, ऐसा अपना शास्त्रों में विधान है कि चारों वर्ण के जैन होते थे। अब ये काल ऐसा हो गया कि क्षत्रियों ने, सर ज्यादातर क्षत्रियों ने जैन धर्म छोड़ दिया। तो और ब्राह्मणों ने भी छोड़ दिया, राइट, तो ब्राह्मणों में भी बचे नहीं है। जो आपको हम हमारा इतिहास आता है कि ब्राह्मण कैसे जैन में से वो हो गए, वैदिक ब्राह्मण हो गए, ये तो उन लोगों ने भी छोड़ दिया। और तो इसकी वजह से और वर्णों ने छोड़ दिया, सिर्फ वैश्यों में ही बचा है, एक वर्ग बचा है। तो इसीलिए ये स्थिति है, वरना पहले तो सारे चारों वर्णों के लोग जैन हुआ करते थे पहले। हाँ बराबर है, तो अपनी अपनी कैपेसिटी, जिसको जिस कैटेगरी पे जो आजीविका करनी हो, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से वो करता था। यहाँ तो हमारा जो चारित्र मोह का प्रकरण चल रहा है, वो उसमें ये है कि भैया वो इतना लोभी हो जाता है कि वो इथिकल अनइथिकल कुछ नहीं देखता। वो खेती करे, स्टॉक्स का काम करे, जॉब करे, कुछ भी करे, वो उसको वो इतना लोभ के वशीभूत होता है कि उसको नहीं देखता। ये तो अचेतन पदार्थ की हो गई। चेतन पदार्थ आदर्श में को भी। क्वेश्चन है, आदर्श को कुछ क्वेश्चन है, आदर्श। हाँ, आदर्श जी कुछ कहना चाहते हाँ, जय जिनेन्द्र, महावीर जन्म कल्याणक की बधाई सबको। हैं जी। मेरा वही टॉपिक पे थोड़ा एक क्वेश्चन था कि खेती पे जैसे गाय रहती है, काफी जानवर तो रहती है खेती पे, उनको चारा देना पड़ता है काफी इन ऑर्डर टू सस्टेन। तो उसमें भी पाप लगता है, ऐसा मैंने सुना है कि जो अपन घास खिलाते हैं गाय को, तो उसमें भी जीव रहते हैं। तो अगर अपन उनको दे तो वो जीव की हिंसा का पाप अपने को लगता है, ऐसा सुना है मैंने। तो इस पे कुछ आपकी राय, मतलब गाय खुद जाके चरे घास वो अलग, लेकिन जब अपन काट के देते या अपन कभी बाहर भी किसी गाय को देते, तो उसका पाप अपने को लग सकता है क्या, वो घास देखिए में जो इसमें जीव रहेंगे उसका? इसमें देखिए वही आरंभी उद्योगी संकल्प वाली बात आती है कि भैया अब आपने गाय पाल रखी तो भोजन तो देना पड़ेगा ना। हम भी जो भोजन कर रहे हैं हम्म। तो वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों की हिंसा से वो भी पैदा हुआ है। हम लोग जो हरित काय सेवन करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कितनी भी सावधानी रखो, कहीं ना कहीं तो जीव हो ही जाते हैं उसमें, जो हानि हम्म। नहीं पहुंचाते और जो दिखते भी नहीं है। तो वहां यदि गाय पाल रखी है तो उसको भूखा कैसे रखा जाए, उसको तो भोजन देना ही पड़ेगा ना अपन को। अब आप सूखी घास देते हैं या खली खिलाते हैं या हरी घास खिलाते हैं, भाई हम उससे मांसाहार तो सेवन करा नहीं रहे। हाँ, शेर का रखना गलत है, कुत्ते का रखना गलत है, क्योंकि इनको तो मांसाहारी जीव है ना ये लोग। तो गाय तो पालते भी, अभी भी मैं गांव में जाता हूँ कई जगह, तो वहाँ जैनी लोग गाय पालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं पूरा। और घास भी खिलाते हैं, चारा भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, और खली भी खिलाते हैं, सब चीजें करते हैं, देख रेख करना। तो अ, ऐसी तो कोई क्रिया है नहीं आरंभी उद्योगी में कि जिसको करने पर थोड़ी भी हिंसा ना लगे। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हिंसा को मिनिमाइज करें। हम किस लेवल पे कम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, भाई जो हमारे हाथ में है, उसको ही कम ना करें, है ना। अब जैसे देखिए एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, जैसे कि भी काम क्रीड़ा है ना, तो ये क्लियर ग्रंथों में आया कि काम क्रीड़ा में जीवों की बहुत हिंसा होती है। तो अब अगर भाई इसको 100% स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया जाए कि भाई सब ब्रह्मचारी हो जाए और काम कीड़ा हो ही नहीं, तो फिर संतति नहीं बढ़ेगी, फिर तो पूरी जो है आगे की संतान नहीं होगी, तो फिर तो जिन धर्म ही नहीं सस्टेन रहेगा। तो कहा भाई फिर नियम बनाया उसमें कि भाई अष्टमी है, चतुर्दशी है, तीर्थ क्षेत्र है ना, और अष्टानिका है, 10 लक्षण के दिन है, इनमें संयम से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे। तो मिनिमाइज करने वाली बात आती है। ये तो जस्ट एक मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया, मैच्योर एग्जांपल दिया, सब जगह ये अप्लाई किया जा सकता है। तो भाई गाय को क्या खाने को हम दे रहे हैं, भाई ऐसा नहीं दे कूड़ा कूड़ा कचरा जिसमें जीव पड़ रहे हैं और हमने वो उसको खाने को दे दी, तो वो तो हो गई ना, संकल्प ही होगी।
और हमने भी घास ऐसी जगह रख रखी है, सूखी घास, जहाँ जीवी जी पड़ जाते हो, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी थी। तो वो सावधानी हम भी रखें कि गाय की घास, हम सूखी घास ऐसी जगह रखें जहाँ ह्यूमिडिटी ना हो, ताकि उस सूखी घास में जीव ना पड़े। खली है, खली हम बहुत दिन की ला के ना रखें, है ना, कि आप पता चला 1 साल का स्टॉक रख दिया, तो खली में तो जीव हो जाएंगे ना, तो उसे फिर हर महीने 2 महीने में रिफिल करने का रखें। ऐसे एक अपने विवेक पे डिपेंड करता है, हिंसा को हम किस लेवल पे कहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये पूरा हमारे विवेक पे डिपेंड करता है, कौन कितना कर सकता है। हाँ, बाकी मिनिमाइज करना चाहिए। थैंक यू सौरभ जी। लेकिन वही था कि काफी बार लोगों को इस बात का रियलाइजेशन नहीं होगा कि वो घास खिला रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी वो हिंसा के पात्र भी बन रहे हैं एक हद तक। हाँ, काफी लोगों मिनिमाइज, को मैं बोला लगेगा। ना, मिनिमाइज कर सकते हैं हम्म, ना, मिनिमाइज किया जाना चाहिए हर जगह। मिनिमाइज का जहां आपको स्कोप दिखे, हिंसा को मिनिमाइज करने का जहां स्कोप दिखे, तो वो मिनिमाइज होना चाहिए। या अ, थैंक यू अ, सौरभ अ, जी। अ, आदर्श, अब इस प्रकार से देखा जाए ना, तो आजकल जो खेती हो रही है ना, अब उसमें हम्म ऑर्गेनिक फार्म, और मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा हूँ मैं तो, चलो उसमें पेस्टिसाइड नहीं होगा, बट एक हिसाब से देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वर्स ऑफ फ्रॉम वायरलेस पॉइंट ऑफ व्यू देन नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये मुझे ऐसा समझ में आता है, क्यों ऐसा समझ में आता है मैं बताता हूँ इसका रीजन। क्योंकि अब जब ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है यहाँ पे, एटलीस्ट अमेरिका में, भारत का तो मैं नहीं बता सकता, पर तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का अगर आप कंपोनेंट देखोगे, लाइक वेर एवर यू, इफ यू गो टू होम डिपो एंड बाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो उसके कंपोनेंट्स में क्या होता है पता है? फिश बोन मील, चिकन के कुछ पार्ट्स, मछली के कुछ पार्ट्स, ये सब होता है। तो अब वो लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हैं, उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं, बट ये इस सब का बना हुआ है, मिला जुला। और तो एक और पे अगर आप नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाओगे तो आप बोलोगे अच्छा पेस्टिसाइड्स का है, पर पेस्टिसाइड में आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि अच्छा पेस्टिसाइड वो जो जीव आके अटैक कर रहे हैं फूड पे, उसको भगाने के लिए, चलो इतना आर्ग्यू कर सकते हो। पर यहाँ पे तो पौधे को उगाने के लिए पौधे को ही नॉनवेज खिलाया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो अब क्या है, जो वो सौरभ जी ने बताया ना कि अब खेती तो खेती, हम तो बाहर से ही लाने वाले, हम या तो ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक, तो हमारे हाथ में तो इतना ही है, राइट? हम खाए बिना तो रह नहीं सकते। तो हम हम्म जो अपने हाथ में है, वही हम अवॉइड कर सकते हैं ना फिर यहाँ पे। हमारे यहाँ करेक्ट। जो प्रीति जी, हमारे यहाँ जो खाद बनता है ना इंदौर में, तो मुझे यहाँ का ऑर्गेनिक खाद पता है। इंदौर जो सफाई में नंबर 1 आया ना, तो इसके पीछे कमर्शियल पर्पज भी रहा है कि इंदौर हर साल 50-60 करोड़ का ना ऑर्गेनिक खाद बेच लेता है, जो नगर निगम है ना यहाँ का। 40 करोड़ का आंकड़ा था 2 साल पहले, तो मैं सोचता हूँ अभी बढ़ गया होगा उनका, इसलिए 50-60 CR उनकी नेट इनकम है। तो वो लोग क्या करते हैं, घर से जो चीजें इकट्ठी होती है ना, सब्जी मेनली, तो सब्जी के छिलके इकट्ठे होते हैं, तो वो गीला कचरा रहता है और एक सूखा कचरा रहता है। तो वो गीले कचरे को क्या करते हैं, प्रोसेस करके उसका खाद बना देते हैं, और वो हाँ खाद उनका बहुत ऑन डिमांड रहता है। तो वो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग करते हैं ना, वो वहां ले जाते हैं। ये मुझे यहाँ का पता है, इंदौर का। आप वहाँ बोल रहे हैं कि आपके वहाँ वैसा होता है, तो वो मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कोई कंपोनेंट बनता होगा खेती के हाँ। लिए। और सौरभ जी, और तो आप सोचे यहाँ पे जो नॉर्मल जो अनऑर्गेनिक एप्पल्स वो सब रहते हैं ना, जो सफर सेब, अपने सेब बोलते हैं जिसको, तो उसको चमकाने के लिए और फ्रेश लुकिंग रखने के लिए वो लोग एक कोट वैक्स लगाते हैं उस पे, वैक्स मॉम क्या करते वैक्स हैं। वो। लगाते हैं, बीज वैक्स लगाते हाँ हैं, बीज वैक्स होता है, या और कोई तरह का एनिमल प्रोडक्ट होता है, राइट? हाँ, तो वो पूरा वैक्स लगाया हुआ है, वो कीड़े का वैक्स लगाया हुआ है उस पे, वो सेब पे। तो आपको लगता है हमको लगता है कि हम सेब खा रहे हैं, बट वो पूरा लड़, उससे वैक्स से कोट किया गया है उसको शाइनी दिखाने के लिए, शाइनी और प्रोटेक्ट करने के लिए, थोड़ा लंबा प्रोटेक्ट रहता करने है। के लिए, फ्रेशनेस, हाँ, प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ, उसको। वो अच्छा दिखे इसलिए। तो यहाँ हाँ इंडिया में तो इशू उठा था, ये कुछ महंगे जो एप्पल आते हैं यहाँ 250 रुपए किलो, उसमें कोट लगाते थे, तो फिर कुछ संस्थाओं ने इशू उठाया था ये वाला। जो नॉर्मल एप्पल आते हैं 100-150 के, उनमें तो नहीं दिखता। मैं तो वैसे ही लाता हूँ, मैं महंगे नहीं लाता हूँ, हाँ। 250-300 वाले। बाकी सौरभ जी, यहाँ भी डिलेमा कोट ये लगता हो है। गया अब है। मुझे नहीं पता कि वो कोट इसका रहता है, मैं कभी लाया नहीं, तो सौरभ, मुझे पता नहीं। हाँ, ये डिलेमा क्या हो गया है हमारे यहाँ पता है अब, कि अगर हम कुछ खेती कुछ भी खरीदने जाए बाजार में, कोई भी फल सब्जी कुछ भी, तो अगर मैं नॉन ऑर्गेनिक लूं तो यही दिक्कत है कि वहां पे तो वो पेस्टिसाइड वाला है, तो अब वो उसको एक्सेप्ट करूं, या फिर मैं अगर ऑर्गेनिक लूं
तो वहां पे वही दिक्कत है कि जो मैं अगर खुद अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा तो मुझे पता है कि मैं कैसे कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करूंगा। बट राइट। अगर जो ऑर्गेनिक फार्म बाहर से प्रोड्यूस आ रहा है वहां पे तो मुझे पता है 90% चांसेस है कि वो लोग फिश बोन मील वाला ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं ज्यादातर। तो वो दिक्कत है। तो मुझे एटलीस्ट फिर मैंने जब सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ऑर्गेनिक से अनऑर्गेनिक बेटर है एटलीस्ट हाँ वो नहीं, इस हिसाब से तरह तो जब मैं भी यही बोलूंगा, अनऑर्गेनिक बढ़िया है इससे अच्छा तो। क्योंकि मतलब मैंने इंडिया में नहीं सुना ऐसा कंसेप्ट। हमने स्पेशली इंदौर में तो हमारे कई किसान दोस्त हैं जो जैनी है अपने, तो वो लोग तो इंदौर की नगर निगम से खाद खरीदते हैं खेत में डालने के लिए। और सर इवन जी, मैंने इंडिया में भी आजकल जो एनिमल स्लॉटर हाउस होते हैं उनमें से जो ब्लड और जो भी निकलता है उसको वो मतलब फर्टिलाइजर या उसमें यूज करने का कोई तो कोई सजेशन और वो सब लेके करने वाले थे। आई डोंट नो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, बट अगेन वहाँ पे भी अभी अगेन। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि इस पे विरोध होता है। जैसे कि एमपी में सरकार ने गाइडलाइन दी है कि कोई भी जो नॉनवेज बेचेगा ना, वो एक तो खुली सड़क पे नहीं बेचेगा, कोने में बैठेगा, शाम को ही लगाएगा, ऐसा करके कुछ गाइडलाइन है। तो अभी यहाँ थोड़ी सी गाइडलाइन है। यहाँ ये जरूर है कि क्या बोलते हैं, जो खाद बनती है, तो जैसे मैंने गाँव का देखा है मैंने, तो गाँव में क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है। वहां ना सेफ्टी टैंक बनाते हैं। तो जो मल इकट्ठा होता है ना, वो सेफ्टी टैंक में इकट्ठा होता है। एक बड़ा सेफ्टी टैंक बनाते हैं, साल के साल खर्च उसको खाली करते हैं। तो उस समय मैंने देखा कि किसान वो सेफ्टी टैंक को खाली करके वो ले जाते हैं, क्योंकि वो खेत में डाल देते हैं वो। तो वो खेत में डालने से क्या होता है कि वो उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। उसको तो यही चाहिए ना, कचरा चाहिए खेत को। तो वो एक मैंने कंसेप्ट देखा। सब्जियों का मैंने आपको बताया ही है। तो ऐसे कर देखे, बोन मोन का मैंने तो देखने में नहीं आया। और कहीं यूज भी हो रहा हो भारत में तो आई डोंट नो, पता लगाना पड़ेगा। सर बाकी अभी अभी आपने एक नहीं नया सुना? कंसेप्ट भी आया है जो एक्वाफोनिक्स और हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं। उसका कंसेप्ट ऐसा है कि वो मछली के फिश टैंक का पानी, पहले तो फिश टैंक बनाएंगे और वो पानी जब निकलेगा, वो पानी मतलब वो जो मछली का जो मल और वो सब मिक्स होते हैं, जो पानी होता है उनको वो ऐसे न्यूट्रिशियस गिनते हैं और उनसे वो प्लांट्स उगाने के लिए यूज करते हैं। सो वो भी एक बहुत सारे आजकल बहुत सारे यहाँ पे यूएस में तो हाइड्रोफोनिक्स और एक्वाफोनिक्स स्ट्रॉबेरीज और वो आने लगी। तो वो हाँ भी नहीं, एक अवॉइड करने की मतलब ये तो यूज मेथड है। एक्सट्रीम हो गया। ये तो जो प्रेरित जी बता रहे हैं ना कि वो उसमें ऑर्गेनिक खाद में ये सब मिलाते हैं, वो तो एक्सट्रीम सीधे हिंसा हो गई ना। वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट मैं जीत का मैं एक्चुअली कॉम्पिटिशन तो। प्रीतेश अगर हो तो प्रीतेश से सुनना चाहूंगा। प्रीतेश, व्हाट डू यू थिंक एटलीस्ट फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव, ऑर्गेनिक वर्सेस अनऑर्गेनिक, और हिंसा है ऐसे तो क्या क्या करना चाहिए? वो एनी यू हैव एनी थॉट्स? See, खेती में तो इवन ग्रोइंग अप आई हैव सीन खेती, क्योंकि हमारा खुद का खेत भी था और हमने देखा है और दूसरे लोग कैसे करते हैं हमने वो भी देखा है। तो खेती में हिंसा तो काफी होती है। और आप कितना भी अवॉइड करो फिर भी हिंसा तो होती है। यहाँ पे जो अभी जो मेरे पेशेंट्स हैं इंडिया में, काफी लोगों को यही चिंता है कि जो भी कहते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वट एवर इन इंडिया, कोई रिलायबल नहीं। सैडली वो तो कहते हैं कि जब तक मैं फार्म पे जाके विजिट ना करूँ कहाँ से आ रहा है, तब तक मैं गारंटी नहीं दे सकता कि जो मुझे बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। सो दैट्स वन फैक्टर। दूसरी चीज है, अगर केमिकल्स इतने सारे हो जाए, वो ठीक से निकाले नहीं जाए, तो उससे बहुत ही बीमारियां होती है अलग अलग, और उसकी वजह से जो दवाई लेते हो वो बहुत हिंसक है। और दूसरी जगह पे आप अगर ऑर्गेनिक लेने जाते हो तो ये सारी चीजें आ जाती है उसमें कि जो प्रेरित ने बताई। बट ओवरऑल ऑर्गेनिक जो है उसमें केमिकल्स ना होने के कारण ये सेहत के लिए अच्छी होती है। सो अनफॉर्चुनेटली फिफ्थ आरा का प्रभाव है कि कुछ भी करने जाओ कहीं ना कहीं पे हिंसा, आप हिंसा के कारण नहीं, हिंसा का इंडिया में भी प्रॉब्लम आने ही ये वाला है। वाला ऑर्गेनिक खाद ऐसा ही मिलता है जैसा प्रेरित जी बता रहे हैं। इंडिया मैंने सुना नहीं। तो ऐसा मिलता है कि ये वाला खाद जो बता रहे जो पता हैं? नहीं, बट इंडिया में ऑर्गेनिक अगर आप कहे भी तो आपको गारंटी नहीं होती कि ऑर्गेनिक मिलेगा ही हाँ, कि नहीं है। ये नहीं बहुत नहीं, बड़ा वो तो ठीक प्रॉब्लम है। है। और वो मैंने सही कह रहे हैं, काफी विजिट सारी नहीं किया सिटीज तब में तक सेम पता नहीं चीज। चलेगा। सौरभ जी, इसका पता कैसे चला सकते हैं कि जैसे जहाँ पे जो फर्टिलाइजर बेचते हो ना, नॉर्मली ऐसे नॉर्मली प्लांटिंग प्लांटिंग के लिए कोई भी नॉर्मल स्टोर हो, वहां पे जाइए और उसको पूछिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिखाइए आपका, और उस पे इंग्रेडिएंट लिखे होंगे। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे क्या लिखा हुआ है, उससे अगर बाजार में नॉर्मल उसमें लिखा हुआ है तो ज्यादातर समझना होगा कि हाँ लोग वही यूज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम नॉर्मल स्टोर में जाते हैं और पूछते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देखते हैं तो पूरा लिखा हुआ होता है फिश बोन मील, ये वो सब।
उस पे पूरा, तो वही होता है और वही ज्यादातर यूज करते हैं लोग। नहीं नहीं, अच्छा कंसेप्ट दिया। ये मैं अभी जब मैं निकलता हूँ तो यहाँ मल्हारगंज से निकलता हूँ, वहाँ दुकान है, मैं चेक करता हूँ, सही कहा है तो हाँ, कि भी और एक ऑर्गेनिक। नया कॉन्सेप्ट निकला है, वीगनिक फार्मिंग। वीगनिक फार्मिंग यानी वो ऑर्गेनिक है बट उसमें भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूरा वीगन प्लांट बेस्ड होगा, वो इंश्योर करते हैं। बट वो इतना स्मॉल स्केल पे हो रहा है, बहुत कम जगह पे, और ऐसा कोई मार्केट में लेबल नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये वीगनिक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इम्पॉसिबल है कि हम ऐसे इंश्योर कर पाए कि ये ऑर्गेनिक है तो ये वीगनिक भी है या नहीं है। इंडिया में दूसरा एक चैलेंज है कि काफी बार इंग्रेडिएंट्स सारे लिखे नहीं जाते या तो रिलायबल नहीं होता है। दैट्स अनदर चैलेंज अनफॉर्चुनेटली। ये ओवर एंड ओवर मुझे सुनने में आता है, मैं किसी का विश्वास नहीं करता था, बट ये सिचुएशन काफी सीरियस है, क्योंकि वो जो और सुपरविजन जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। इसकी वजह से जो मन में आया लिख देते हैं। अम, और ये खुद को ही इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। दैट्स अ बिग चैलेंज। हाँ, वो 100% नहीं लिखते होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। किसी ने केस किया है तो उसमें सुधार और हुआ है, सर लेकिन हाँ, 100% नहीं लिखते होंगे, सही कह रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। जी इसमें क्या बिल्कुल। हो रहा है, भारत में भी आजकल नॉनवेज का चलन बहुत बढ़ गया है, राइट? अभी कितने 10 15 20 सालों में देखे तो कितने सारे नॉनवेज रेस्टोरेंट, नॉनवेज कंजम्पशन। तमिलनाडु जैसा इतना ही नहीं स्टेट जो रोहित, है, नहीं नहीं मैं, ये ये तो ये तो नॉनवेज की बात हो गई, पर रामदेव जो है पतंजलि, उसमें नॉनवेज इंग्रेडिएंट थे, जो कि और सबको कॉन्फिडेंट है कि नहीं आयुर्वेदिक है ऐसा वैसा, उसमें नॉनवेज हाँ इंग्रेडिएंट निकले, हाँ हाँ, फिश नहीं मैं वाले। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसमें क्या हो गया है, तो अब नॉनवेज रेस्टोरेंट का जो चलन बढ़ गया है, नॉनवेज का कंजम्पशन बढ़ गया है, तो नॉनवेज रेस्टोरेंट के लेफ्ट ओवर्स भी बहुत बढ़ते हैं। लेफ्ट ओवर्स, एनिमल लेफ्ट ओवर्स, तो वो लेफ्ट ओवर्स को मिला के भी ये ऑर्गेनिक आपका फर्टिलाइजर बन सकता है। टेक्निकली थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। अगर हो रहा है भारत में, नहीं हो रहा है वो मुझे नहीं मालूम है, बट हो सकता है ऐसा। इंदौर में नहीं हो रहा है ये मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ का जो यहाँ का सब्जी का वेस्ट होता है वो इकट्ठा करने आते हैं, तो उनका इंटरेस्ट यही रहता है। मतलब वो हमसे भी चार्जेस लेते हैं। मतलब यहाँ आपको सिस्टम बताऊं, यहाँ जो कचरा इकट्ठा करने आते हैं ना, वो तो हम हर महीने हम लोगों से चार्जेस लेते हैं, और जो कचरा इकट्ठा करते हैं उसको बेचते हैं। तो यहाँ का नगर निगम बहुत प्रॉफिटेबल है इस चीज में। तो सौरभ जी, उसमें क्या होता है, जो सब्जी वाले होते हैं तो वो तो सब्जी दे देते हैं, मगर वो जो कंपोस्ट पिट होता है ना, तो जैसे यहाँ पे जो, जैसे ये अमेरिकन लोग जब करते हैं, तो ये लोग कैसे करते हैं कि वो कंपोस्ट में वो लोग वेज नॉन वेज जो भी लेफ्ट ओवर्स होता है उनका सब डाल देते हैं, वो सब बन जाता है। तो जो सब्जी वाले होते हैं उनसे तो सब्जी वाले ले लेंगे, बट क्या वो नॉन वेज वालों के पास से जाके उनका भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अगर उनका ले रहे हैं तो वो मिक्स हो गया ना कंपोस्ट पिट में। हाँ, वो व्हाट आर वी वैसे तो ट्राइंग टू देखो। डिस्कस दो, इन मैं ये व्हाट आर बोल वी रहा हूँ ट्राइंग कि टू डिस्कस? और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भारत में भी ये नॉनवेज हो सकता है ऑर्गेनिक शायद। ये चेक करना चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं। तो यूर सेइंग कि ऑर्गेनिक से बेहतर है केमिकल वाला केमिकल वाला, मैं रेगुलर ये हाँ। ले बोल, लीजिए? अगर हिंसा का सिर्फ देखा जाए तो मैं ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉन ऑर्गेनिक में हिंसा शायद कम है, क्योंकि वहां पे नहीं, पेस्टिसाइड हो रहा नॉट है ट्रू, इसीलिए। नॉट ट्रू। नहीं, इसलिए हियर अबाउट माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आप पेस्टिसाइड का यूज कब हो रहा है, जब वो, क्योंकि वो जीवों को भगाने के लिए, क्योंकि वो अटैक करने आ रहा है, आपको वहां पे एक एक जस्टिफिकेशन कि वो जीव खाना, वो पूरा का पूरा पेड़ को खत्म करने आए, नष्ट करने आए, तो आपने उस समय उसके लिए उसका यूज किया। अब फर्टिलाइज इसमें तो क्या है कि नॉन ऑर्गेनिक में तो पहले से ही उसको खाद ही डे वन से ही ये दिया जा रहा है, खाना पीना ही पौधे को चिकन का नॉन वेज दिया जा रहा है और फिश बोन का। समझ में आ रहा है ये मेरा हाँ जी, बढ़िया। अच्छा अच्छा डिस्कशन है। प्रीतेश जी ने भी अच्छी चीज बताई, आप भी बता रहे हैं तो है। एक डिस्कशन का पॉइंट तो है एटलीस्ट। भाई क्या सीन संसार में बदला है, भारत में कैसा है, तो कई सारे पॉइंट हमारे सामने है। भाई मुझे भी ये नॉलेज नहीं थी कि ऑर्गेनिक खाद भी इस प्रोसेस से बनता है, वो मुझे पता नहीं था। तो एक नई चीज मालूम चली। तो इसमें है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो है। वीगन खेती जो है वो अगर हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन अभी आपने बताया कि वो तो बहुत माइक्रो लेवल पे है, और वो कुछ बहुत स्केल अप करना तो बहुत उसका मुश्किल काम है। तो वो भी अगर होती तो बढ़िया प्रचार हो ओवरऑल। तो हो सकता है, पर अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं उसको। प्रचार हो सकता है, और वो बोल रहे हैं कि बहुत बेनिफिशियल भी है, प्लांट, सॉइल, सबके लिए बेनिफिशियल है, बट अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं वो लोग। तो हाँ, बराबर है। तो ये हमारा डिस्कशन जो चालू हुआ था,
वो इसमें यही हुआ था कि लोभ का उदय होने पर तो फिर उसमें हमारी खेती निकली, व्यापार निकला और दूसरी असेट क्लास निकली। तो इसमें एक कंक्लूजन के रूप में हम यही कह सकते हैं कि जहाँ हमारी हिंसा मिनिमाइज हो, ऐसा तो कोई कार्य है नहीं जिसमें हिंसा ना हो। मिनिमाइज की बात है, हम कहाँ हिंसा मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन जिसका चारित्र मोहिनी का उदय बहुत तीव्र हो, तो वो इतना विचार नहीं करता वो उसे कितनी भी हिंसा हो, कैसा भी कुछ हो, तो वो उसको कंटिन्यू रखता है। एक तो हिंसा से रहित कोई क्रिया नहीं हो सकती। तथापि हम ये मानकर हिंसा करे ही जाएं, ये भी उचित नहीं है। उसमें कहाँ मिनिमाइज होने के चांसेस हैं, वो हमें बराबर टाइम टू टाइम उसको देखते रहना चाहिए, उसको फॉलो करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो ऐसे तो बढ़िया जो डिस्कशन अपना है, अच्छा निकला। ये एक नई चीज समझने को हमें आपस में मिली। और इसमें सचेतन अचेतन दोनों पदार्थों का लोभ यहाँ पंडित जी ने कहा है कि अचेतन का लोभ तो हमें समझ में आता है, सचेतन का लोभ, तो सचेतन का लोभ बता देना भाई कि वो राजा सैनिक ने उसे लोभ के वशीभूत होके उनसे शादी की। कुछ लोगों को अपनी पत्नी से बहुत बहुत ज्यादा प्रेम होता है, सबको ही होता है, लेकिन कुछ लोगों को अति प्रेम होता है, तो पुत्र आदि की बहुत चिंता करते हैं। तो चिंता करना, बहुत ज्यादा चिंता करना, भाई यही मेरे जीवन है, इनके नहीं, ये नहीं जिएंगे तो मैं मर ही जाऊंगा। स्टेटमेंट में भी यही रहता है, अंदर में वही रहता है। कभी छोड़ के चले जाएं पुत्र आदि तो वो टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आप जो स्त्री पुत्र धन धान्य सचेतन अचेतन कोई भी पदार्थ हो, तो उनका परिणमन अपने अनुसार कराना चाहता है और ये ऐसा सोचता है कि आई कैन जस्ट ऑब्टेन ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर बेनिफिशियल फॉर मी। तो फिर पंडित जी ने कहा कि भाई तुम कितनी इच्छा कर लो, सचेतन की या अचेतन की, बाकी इसकी प्राप्ति होना तो भवितव्य के आती है। ये हमारा एक प्रकरण हुआ। अभी 5 मिनट महावीर जयंती की बात करके हम क्लास खत्म करते हैं। महावीर जयंती, अभी आप लोगों को पता है कितने वर्ष हो गए भगवान महावीर के मोक्ष को, वो जन्म को? कौन सा ईयर है ये? सौरभ जी 2623। बराबर, 2623, 2623। तो 2623 वर्ष हुए हैं। और करीब हम ऐसा माने कि हमारे जो पूर्वज थे, तो करीब 30 पीढ़ियां निकल चुकी हैं हमारे पूर्वजों की। तो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है उनको मोक्ष गए हुए भगवान महावीर को। लेकिन फिर भी आज भगवान महावीर का एक जो महत्व है वो आज के जमाने में बढ़ जाता है। क्योंकि अहिंसा, पूर्ण अहिंसा की अगर किसी भी धर्म में बात करते हैं, तो वैसे तो हमारे सारे तीर्थंकर मुनिराज अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है, इसलिए उनकी जैनेतर समाज भगवान महावीर को ही अहिंसा का एक प्रवर्तक मानता है। तो आज यहाँ इंदौर में न्यूज़पेपर में काफी अच्छी कवरिंग हुई है, भगवान महावीर का जन्म उत्सव है। अहिंसा की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता, भगवान महावीर के सिद्धांत की सबसे ज्यादा आवश्यकता आज के संसार में सबको है, क्योंकि ईरान 300-300 मिसाइल फेंक रहा है, फिर गाजा का और इनका इजराइल का चल ही रहा है, फिर कहीं ना कहीं युद्ध होते ही रहते हैं सब जगह। तो ये सब हिंसा के रिजल्ट है। भगवान महावीर का तो बहुत साधारण सा संदेश है कि भाई कोई, संसार के सभी जीव समान है और कोई भी पुरुषार्थ करे तो वो भगवान बन सकता है ना। और 5 सिद्धांत बताए हैं वो, तो अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय आदि 5 सिद्धांत वो ही बताए। तो इंदौर की स्पेशली माहौल की मैं बात करूं, तो इंदौर में सालों से मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा माहौल रहता है। अभी आप लोगों की क्लास लेने के लिए मैं आया, तो इसके पहले मैं जुलूस में था, तो बहुत अच्छा जुलूस निकलता है। मतलब करीब 4-5 किलोमीटर का रहता होगा, और करीब 50-60 हजार जैनी। तो इतने जैनियों का एक साथ हुजूम, इतनी सारी रथ निकल रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, और एक ही आवाज गूंज रही है भगवान महावीर की। तो अच्छा है, लोग जुड़ रहे हैं, इस बहाने जुड़ते हैं, हर मंदिर की एक झांकी निकलती है। इंदौर में 123 मंदिरों में भगवान महावीर की प्रतिमाएं विराजमान। तो 123 पूरे नहीं है, मतलब जितने भी मंदिर हैं 180 मंदिर होंगे करीब, तो उसमें से 123 मंदिरों में भगवान महावीर की प्रतिमाएं विराजमान। और भगवान महावीर का जो संदेश है वो एकदम रेलेवेंट है। 2600 वर्ष पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। और 2623 उनको पूरे वर्ष हो चुके हैं, और इनका इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होगा, क्योंकि भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत को अपनाकर जो है गांधी जी बहुत फेमस हो गए। उनने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया और फिर उनकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में होने लगी।
कुछ इसी तरह से हम लोग भी, जैन समाज भी अहिंसक जाना जाता है। ठीक है, जो लोग हिंसा करने लगे उनका छोड़ा, लेकिन ऐसे हम लोग अहिंसक रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोग की जो सालों से क्लास लग रही है, तो वो भी समझ लीजिए भगवान महावीर के बैनर तले लग रही है। हम लोग उनकी वाणी जो है पढ़ते हैं, उनने जो दिव्य देशना दी है उसी को हम लोग मनन करते हैं, और उसी से हम लोग जो है क्या बोलते, आत्म कल्याण की भावना भाते हैं। तो इस तरह से उनके सिद्धांतों को हम लोग पढ़ें और समझें। वैसे समय नहीं है, सुबह क्लास में मैंने यहाँ इंदौर में डिटेल में लिया था, आधे पौन घंटे की डिस्कशन किया था। तो बाकी संक्षेप में यही है कि 2623 वर्ष हो गए, पूरे भारत में बहुत अच्छी तरह से मनाया गया। इंदौर में तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से मनाया जाता है, हम लोग मनाते हैं। तो यहाँ जो परंपरा चालू हुई, यहाँ के सेठ थे सर सेठ हुकुमचंद, उनने ये परंपरा चालू की थी, तो वो आज भी वैसी कंटिन्यू है यहाँ। तो आप सभी को महावीर भगवान के जन्म दिवस की शुभकामनाएं। लौकिक में तो हम लोग कई लोगों का बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। ठीक है, वो हैप्पी हो या ना हो, हमारा बर्थडे हैप्पी हो या ना हो, दूसरे कोई हमारे बच्चे हों, मिलने वाले हों, उनका बर्थडे हैप्पी हो या ना हो, बट जिनदेव का जो जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। क्योंकि इन्होंने जो है जिस लेवल पे अपने आत्म कल्याण किया, इस तरीके से, और वो उन्होंने संसार को मैसेज दिया, तो दैट इज रिमार्केबल, एंड till time eternal it will be followed not only by Jain but all community or even human being. तो चलिए इसी के साथ हम आज की अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कुछ आप लोगों को बोलना हो महावीर जयंती के बारे में? आपके यहाँ हो गया प्रोग्राम? वहाँ यूएस में हो गया प्रोग्राम? सब जो हमारे यहाँ लास्ट संडे को प्रोग्राम था, और आज भी थोड़ा हम सब पूजा और मंदिर में कर रहे हैं आज दोपहर को, और अगेन सुबह भी चलेगा। हमारा लास्ट हफ्ते था, लास्ट संडे को, और आज हम पूजा और अभिषेक सब करेंगे। अच्छा, लास्ट संडे आपने महावीर जयंती मना ली, बढ़िया, गुड, चलिए बढ़िया। अभी लेते हैं हम लोग जिनवाणी स्तुति, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जितेंद्र, महावीर जयंती की सबको शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र, सभी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू सौरभ जी। जय जिनेन्द्र।